इसको स्क्रीन दिख रही है क्या? स्क्रीन विजिबल है क्या लक्षिका? सबको स्क्रीन नजर आ रही है कि स्क्रीन नहीं दिख रही है? यस सर दिख रही है। यस सर दिख रही है। सॉरी यार, एक सेकंड यार, मेरा क्या थोड़ा नेट का इशू था। 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड और देना बस। देखो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, लिखो एक तो बैलेंसिंग। हाँ 2 मिनट जो है ना, एक तो बैलेंसिंग जो अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, एक तो अपन उस टॉपिक को पूरा करेंगे, और दूसरा कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो मेरी बाकी हैं, तो पहले वो मैं तुम्हें आज पूरी करा देता हूँ, है ना, फिर मैं बैलेंसिंग पाऊंगा, है ना। एक बार उस चीज को पूरा कर लो। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती क्या है, सब उसको पहले समझना। देखो मान लो कि तुम्हारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, और मान लो कि इसमें कोई सॉल्ट है, सॉल्ट ए। मान लो तुम्हारे पास एक और टेस्ट ट्यूब है, और मान लो इसमें कोई सॉल्ट है, उसका नाम है सॉल्ट बी। और मान लो कि सॉल्ट ए तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कोई सॉल्ट तुम्हारा पानी में सॉल्यूबल है, मतलब वो सॉल्ट तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, वो पानी में घुल मिल चुका है। सेम मान लो आपका सॉल्ट बी, सॉल्ट बी को भी मैंने पानी में डाला, वो भी एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब अच्छे से पानी में घुल मिल चुका है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। मान लो कि मैं इस टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन इसमें मिक्स करूं, तो ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपका एक प्रेसिपिटेट बन जाए। प्रेसिपिटेट क्यों बनेगा देखो तुम समझना। जैसे मान लो एक टेस्ट ट्यूब में तुम्हारा पोटेशियम आयोडाइड था, के आई का मतलब होता है, के मतलब पोटेशियम, आई मतलब आयोडीन, तो के आई का मतलब होता है पोटेशियम आयोडाइड। मान लो दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपका था PbNO3 ट्वाइस, जिसको नहीं पता इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, क्योंकि पीबी का मतलब लेड होता है, NO3 का मतलब नाइट्रेट होता है। तो मान लो कि ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है, देखो ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन है, और मान लो कि मैंने इन दोनों को मिलाया। देखो मिलाने से क्या हुआ, देखो के आई है, तो ये हो जाएगा के प्लस आई माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि पहले वाला कैटायन होता है, बाद वाला एनायन होता है। ये PbNO3 ट्वाइस है, तो बेसिकली ये क्या होगा, Pb2 प्लस NO3 माइनस। क्योंकि दुनिया में अगर कोई भी सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट में एक पार्ट कैटायन होता है, एक पार्ट एनायन होता है। तो इसका एक पार्ट कैटायन है, एक पार्ट एनायन है, एक पार्ट कैटायन है, एक पार्ट एनायन है। तो जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया तो पता है क्या हुआ, ये वाला कैटायन इसके एनायन से चिपक गया, तो क्या बन गया आपका KNO3, और ये वाला आयोडीन मतलब ये वाला एनायन इस कैटायन से चिपक गया, तो आपका क्या बना PbI2। लेकिन ध्यान से देखो PbI2 आपका एक्वस सॉल्यूशन में नहीं रह सकता, तो PbI2 क्या बन जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपका PbI2 सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो उस टेस्ट ट्यूब में आपको एक आपको ना एक गाढ़ा गाढ़ा मास एक जगह इकट्ठा नजर आएगा, उसको बोलते हैं अपन प्रेसिपिटेट। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो लिखो अ रिएक्शन where an insoluble solid is formed during a reaction between two aqueous solution, तो इसको बोलते हैं अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आया तुम्हें समझ में? और एक एग्जांपल तुम्हें हर रिएक्शन का आना चाहिए। किसी में कोई डाउट है किसको इसमें, तो मुझसे पूछ सकते हो यार, कि नहीं सर नहीं समझ में आया, अब वापस समझा दो। कोई डाउट है किसी को इसमें तो पूछो। आप एक बार फिर से समझा सकते हैं? हाँ वापस समझा दूंगा, एक बार लिख सकते हो इसको, मैं वापस समझा दूंगा इसको। यस सर लिख लिया। लिख लिया? देखो वापस समझाता हूँ। देखो एक बार समझना है इसको। देखो सपोज करो कि मेरे पास एक ट्यूब है, उस ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड है KI। एक और ट्यूब है, उस ट्यूब में मेरे पास लेड नाइट्रेट है PbNO3 ट्वाइस। मतलब 2 ट्यूब है, पहले ट्यूब में भी आपका सॉल्ट घुला मिला हुआ है, दूसरे ट्यूब में भी आपका सॉल्ट आराम से घुला मिला हुआ है। मतलब ये दोनों ट्यूब में जो वाटर है उसमें मैंने सॉल्ट मिलाया, सॉल्ट आपका पानी में पूरी तरीके से सॉल्युबल हो गया। मतलब ना तो इसमें आपको सॉल्ट नजर आ रहा है, ना इसमें आपको सॉल्ट नजर आ रहा है, सॉल्ट आपका सॉल्युबल हो गया। अब अगर मान लो कि मैं इन दोनों टेस्ट मतलब इसका टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन इसमें डाल दूं, तो KI प्लस PbNO3 ट्वाइस, मतलब हुआ क्या कि पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड, इनको रिएक्ट करवाया मैंने, तो रिएक्ट करके क्या बना, देखो ये जो पोटेशियम था ये तो इसके साथ चिपक गया, तो ये बन गया आपका पोटेशियम नाइट्रेट, और ये आपका PB वो इससे चिपक गया, तो ये बन गया आपका लेड आयोडाइड। तो अब क्या हुआ, देखो ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में रह सकता है, ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन में रह सकता है, और ये भी रह सकता है, लेकिन
ये जो लेड आयोडाइड है ना, ये वाला सॉल्ट जो है ये पानी में सॉल्यूबल नहीं होता। तो तुम मुझे बताओ, अगर तुम पत्थर को पानी में डालते हो तो पत्थर ही रहता है, ऐसे थोड़ी कि पिघल के पानी में मिल जाता है। तो ये आपका किस में आ जाएगा? सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये जो लेड आयोडाइड बना ना, ये आपका ऐसे गाढ़ा गाढ़ा नीचे तैर रहा होगा, तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, आप दो एक्वस सॉल्यूशन को मिलाओ तो आपका एक एक्वस सॉल्यूशन बनेगा जिसमें आपका एक छोटा सा पार्ट नीचे तैर रहा होगा, उसको बोलते हैं अपन प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शन को अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई डाउट है इसमें तो तुम पूछ सकते हो मुझे अब। नो सर। तुम सबको आया समझ में कि इसमें कोई डाउट है? कुछ डाउट है तो पूछो यार, कि नहीं सर हवा ही नहीं लगी क्या पढ़ाया आपने? डाउट है तो पूछो। सर ओके, एक्वा सॉल्यूशन भी होना जरूरी है क्या? देख, मतलब सॉल्यूशन होना जरूरी है। और अगर तू किसी भी सॉल्ट को पानी में मिलाता है और मान ले वो सॉल्ट पानी में मिल जाता है तो उसको बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन। तो जनरली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, मतलब हम जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस करते हैं जनरली उसमें आपका जो सॉल्वेंट होता है वो पानी होता है। लेकिन हाँ, जो तेरा क्वेश्चन है कि सर ये एक्वस सॉल्यूशन होना जरूरी है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जैसे K2CrO4 है, तो K2CrO4 पहले से ही तेरा सॉल्यूशन स्टेट में होता है, तो इसको तू किसी के भी साथ मिलाएगा तो तेरा पीपीटी बन जाता है। लेकिन हाँ, अपने बुक में जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से तुम्हें एक्वस ही याद रखना है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई भी डाउट है कि ये टॉपिक क्लियर हो गया? यस सर क्लियर है। ओके, नेक्स्ट लिखो, अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वैसे तो यार ये रिएक्शन अपना एसिड और बेसिस में आता है, लेकिन तो भी फर्स्ट चैप्टर में सिंस बहुत सारे टाइप ऑफ रिएक्शन है तो ये भी तो मैं लिख पा रहा हूं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो याद रखना, अगर मान लो किसी भी कंपाउंड में आपका कैटायन जो है वो मान लो हाइड्रोजन आयन है H+, तो वो आपका एसिड होता है। और मान लो किसी भी कंपाउंड में आपका जो एनायन है, मान लो वो हाइड्रोक्साइड आयन है, मान लो OH-, तो इसको अपन बेस बोलते हैं। तो होता क्या है, अगर आपका मान लो एक एसिड है और मान लो एक आपका बेस है, तो एसिड मतलब H+NO3-। देखो किसी को कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हो। KOH, इसको बोलते हैं अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये K+OH-। मान लो अगर ये रिएक्ट करेंगे तो देखो ये आपका एसिड है, क्योंकि अगर किसी भी कंपाउंड में H+ आयन है तो उसको हम एसिड बोलते हैं, किसी भी कंपाउंड में OH- है तो उसको अपन बेस बोलते हैं। तो होगा क्या, ये H+ और OH- मिलकर क्या बना देंगे? H2O। और बाकी ये K+ ऐसे चिपक जाएगा, ये आपका बन जाएगा KNO3। तो इसको बोलते हैं अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां पे क्या हो रहा है, आपका जो एसिड है उसको आपका बेस क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होकर पानी बन रहा है और आपका सॉल्ट बन रहा है। जैसे मान लो कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई एसिड गिर जाए ना गलती से, तो उसके ऊपर जाके तुम बेस लगा दो। तुम पता है, तुमने कभी देखा होगा कोई इंसान एसिड जल जाता है ना तो उसके ऊपर कॉलगेट लगाते हैं, कभी सुना है? कॉलगेट लगाते थे। कॉलगेट क्या होता है, जो अपन पेस्ट करते हैं सुबह सुबह, वो आपका बेस होता है। तो कभी भी आप एसिड से जल जाओ तो उसके ऊपर आप बेस लगा दो, तो उससे फायदा क्या होता है, आपका एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है और पानी बन जाता है ना? तो ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अ रिएक्शन between an acid and a base which results in the production of a salt and water is called as neutralization reaction। तो आपका एसिड देखो, एसिड में एक H लिख दिया इसने, बेस देखो बेस में आपका OH लिख दिया, तो A और OH मिलकर तो आपका H2O बन गया और ये आपका सॉल्ट बन गया। यहाँ पे आप सॉल्ट लिख दो, सॉल्ट प्लस H2O लिख लो। और इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई डाउट है किसी को तो पूछो। तो अगर किसी कंपाउंड में आपका कैटायन, तुम सबको कैटायन तो पता है ना, जिसमें प्लस होता है, एनायन जिसमें माइनस होता है। तो अगर आपका कैटायन H+ है, अगर आपका एनायन OH- है, तो अगर आपका कैटायन H+ है तो वो एसिड, अगर आपका एनायन OH- है तो वो बेस। तो एसिड प्लस बेस को मिलाओगे तो ये H+ और ये OH- मिला के क्या बन जाएंगे? H2O। और ये K+ है NO3-, ये हो जाएगा KNO3। तो ये आपका बन गया सॉल्ट बन गया। तो ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो यार। नो सर। तुम सबको समझ में आया कि तुम सबको नहीं समझ में आया? ये आ गया सर। क्लियर हो गया? तो तुम मुझे इसका प्रोडक्ट बता के बताओ। एक रिएक्शन में लिख रहा हूं, तुम्हें बताना है कि उस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। CaOH ट्वाइस
प्लस H2SO4। कोई बोलेगा नहीं, बस ट्राई करो क्या होगा इसका आंसर। देखो जिसको नहीं आता है तो मैं इसके दो पार्ट कर रहा हूं। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे Ca2+ है और OH- है। तो तुम खुद सोचना ये एसिड है कि बेस है, जिसे H2SO4। तो यहाँ पे H+ आयन है और SO4 2- आयन है। तो ये आपका खुद सोचना ये आपका एसिड है कि बेस, और आपको बताना है कि फिर इनका रिएक्ट करने पे आपका क्या कंपाउंड्स बनेगा। सोचो। देखो ये H+ तो इस OH- के साथ ला जाएगा और क्या बना देगा, H2O प्लस। देखो यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पे सल्फेट है, तो ये क्या बना देगा, CaSO4। ये आपका आंसर है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। कुछ पूछना है कि समझ में आ गया। तो समझ में आ गया। ओ भाई साहब, किसी को कुछ पूछना है क्या? कितने सबको क्लियर हो नो गया? सर, समझ ओके, में आ नो गया। समझ। तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करो। तो क्वेश्चन यही है, HCl प्लस MgOH ट्वाइस, तो आपको बताने का क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर तुम्हें नहीं पता इसके दो पार्ट में कर देता हूं। H+Cl-, इसके भी दो पार्ट में कर रहा हूं, Mg2+OH-। ट्राई करो क्या बनेगा। करो, ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। सर मैंने लिखा है चैट बॉक्स में आंसर। हाँ देखो, ये OH- चिपक जाएगा, ये तो बन जाएगा आपका H2 प्लस, यहाँ पे मैग्नीशियम और यहाँ पे क्लोरीन, तो इसका बन जाएगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। हुसैन, MgCl2 बनेगा बेटा। देखिए ऐसे बनता है, Mg की वैलेंसी 2+, क्लोरीन की माइनस, तो Mg के नीचे 2 लिख, Cl के नीचे 1 लिख, तो 1 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा MgCl2, मैग्नीशियम तो सर क्लोराइड। आया समझ में? ऐसे बनाते हैं। तो ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आऊं मैं। हाँ, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो कोरोजन। तो देखो, कोरोजन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस। एक बार लिखो, फिर मैं तुम सबको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। तो लिखो, कोरोजन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस वेयर materials, usually metals, are deteriorated because of a chemical reaction with air, moisture, chemicals, etc. तो पहले तुम खाली यहीं तक लिखो, इसके आगे मत लिखना। पहले मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूं कि यार ऐसा होता क्यों है, मतलब क्यों मेटल्स के साथ ये सब चीजें होती हैं। तो कोरोजन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस। देखो एक तो तुम्हें पता होना चाहिए डिफाइन कोरोजन, तो उसका आंसर अपने को लिखना आना चाहिए। तो कोरोजन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस वेयर मेटेरियल्स, यूजुअली मेटल्स, आर डिटियोरेटेड, मतलब खराब हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विद एयर, मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब होता है H2O, जो हवा में अपना वाटर वेपर होता है ना, वो मॉइस्चर होता है, केमिकल्स एक्सेट्रा। एक बार इतना लिख लो अपनी कॉपी में। फिर लिखो वाई कोरोजन हैपेंस। तो कोरोजन क्यों होता है, तो वाई। सर एक बार डेफिनेशन निकालिए। हाँ एक सेकंड,
हाँ लिख लो, खाली यहीं तक लिखना। ठीक है, देखो अब तुम सोचो कि अब तुम सोचना कि कोरोजन होता क्यों है। तो तुम बोलोगे सर कोरोजन इसलिए होता है क्योंकि मेटल डिटोरेट हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेटल डिटोरेट क्यों करता है। तो देखो इसका आंसर क्या, सुनो। देखो, मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। तो जो आपके मेटल्स होते हैं ना, वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो अब इस लाइन का क्या मतलब है कि मेटल्स रिएक्टिव होते हैं। देखो, ये तुम कोई भी मेटल देखो, जैसे सोडियम प्लस, तो Na+ का मतलब है कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। कैल्शियम 2+, तो इसका मतलब है कैल्शियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। जैसे मैग्नीशियम 2+, तो इसका मतलब है मैग्नीशियम ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। जैसे एल्यूमिनियम 3+, तो एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो मेटल्स जो होते ना, वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए बैठे होते हैं कि लो भाई कोई आओ और मेरे इलेक्ट्रॉन ले जाओ। और अपना जो इन्वायरमेंट है ना, अपन जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, अपने इन्वायरमेंट में बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं। जैसे आपका ऑक्सीजन है, जैसे आपका नाइट्रोजन है, जैसे आपका क्लोरीन है ना, जैसे आपका सल्फर है। ये सब नॉन मेटल्स में आते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बैठे हुए हैं। तो जैसे ही आप किसी मेटल को आप खुले में रखोगे, तो अपने इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, आपका हाइड्रोजन है, आपका वाटर वेपर है, तो ये सब इसके साथ रिएक्ट करने को तैयार हो जाते हैं और आपका मेटल क्या हो जाता है, डिट्योरेट हो जाता है। आया तुम्हें समझ में। तो मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, सो दे रिएक्ट विथ सो दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस। कॉमन लिखो अपनी कॉपी में, मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, so they react with oxygen gas, H2O, etc. very quickly। तो बड़ी आसानी से क्या कर जाते हैं, वो रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे आप आयरन लो, प्योर आयरन, उसको थोड़े दिन बारिश के मौसम में छत पे रख दो, उस पर जंग लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता है, जंग लगता है ना। तो वो क्यों लगता है, क्योंकि आयरन आपका हाईली रिएक्टिव है। आयरन क्या है, मेटल, और आयरन की वैलेंसी होती है Fe2+ भी होती है, Fe3+ भी होती है। मतलब आयरन अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए बैठा हुआ है। आयरन क्या करने के लिए बैठा हुआ है, अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए बैठा हुआ है। कोई आओ और मेरे इलेक्ट्रॉन ले जाओ। तो आयरन, जैसे ही आप आयरन को पता है खुले पानी में रखते हो, खुली हवा में रखते हो, आपका आयरन खराब हो जाएगा। तो मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, सो दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस H2O वेरी क्विकली, और वो डिट्योरेट हो जाते हैं। तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन नेल्स, शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ मेटल। तो होता क्या है, देखो, अब आपका आयरन जो है, पहले वो आयरन आयरन के साथ जुड़ा हुआ था, तो पहले ये बॉन्ड स्ट्रांग थे, तो आपका मेटेरियल मजबूत था। अब आयरन के साथ ऑक्सीजन आके चिपक गया, तो अब आपका आयरन ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, आयरन के साथ भी बना रहा है, तो ये वाली बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो आपका मेटेरियल ऐसा कच्चा हो जाता है। तो तुम कभी देखना, किसी मेटेरियल पे जंग लगाओ ना, तुम उसको हाथ से तोड़ना, तुम्हारे हाथ से टूट जाएगा। तो कोरोजन से क्या होता है, आपकी कार बॉडी, ब्रिजेस, आयरन नेल, शिप, इन सब पे जंग लग जाता है और ये वीक हो जाते हैं। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। और इसमें कोई डाउट आ रहा है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो आप कि कोरोजन क्या होता है, कोरोजन क्यों होता है, कोरोजन किस पे होता है, और कोरोजन की बुरी चीजें क्या है। इन चारों में कोई डाउट हो तो पूछो। तो कोरोजन क्या होता है, ये लिखा हुआ है। कोरोजन क्यों होता है, क्योंकि मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं। कोरोजन किस पे होता है, तो मेटल्स पे होता है। और कोरोजन के दुष्परिणाम क्या है, दुष्परिणाम मतलब डिसएडवांटेजेस, तो ये रहे। तो कोरोजन क्या करता है, बॉडीज को डैमेज कर देता है। कौन सी बॉडीज को, जो मेटल्स की बनी है। लिख लो, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई डाउट है अब तक तो आप पूछ सकते हो यार। No, sir, no doubt. सर जब हमारे अगले महीने प्री मिड टर्म होंगे तब आप हमें रिवीजन कराओगे क्या फिजिक्स का चैप्टर 1? करा दूंगा। अरे अभी तुम जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो ना, प्रेजेंट में करा दूंगा। तुम मुझे बताया ना, करा दूंगा मैं। और वैसे भी मैंने सारी रिकॉर्डिंग भी डाल रखी है, तो ऐसा कोई इशू आएगा नहीं तुम्हें। सर रिकॉर्डिंग से इतना अच्छा समझ नहीं आता। जो पढ़ा है उसी की तो रिकॉर्डिंग है। लिखो इसको। तो कोरोजन क्या होता है, एक तो वो इंपॉर्टेंट है, किस पे होता है, मेटल्स पे होता है। क्यों होता है, क्योंकि मेटल रिएक्टिव होते हैं। और ये रहे उसके डिसएडवांटेजेस, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो इसमें।
लिख लिया? कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ठीक है, लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखो, टॉपिक लिखो, रस्टिंग। तो मैं एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, वो लिखना। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज रस्टिंग। तो ये कोरोजन तो कॉपर का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, निकल का भी हो सकता है, सिल्वर का भी हो सकता है। तो रस्टिंग क्या होता है? तो आयरन के कोरोजन को रस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, तो आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, देखो ये आपका आयरन है, ये आपका मॉइस्चर है, रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन है, टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। तो ये आपकी रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज ये रहा, और इसको बोलते हैं अपन रस्ट। ये आपका जंग है ना? ये क्या है? आपका जंग है। लिख लो अपनी कॉपी में। तो पहले लिखो रस्टिंग के बारे में। तो रस्टिंग होता क्या है? तो देखो कोरोजन तो आपका देखो किसी का भी होता है, जैसे कॉपर का कोरोजन होता है, तो पता है कॉपर के ऊपर हरे कलर की लेयर बनती है। तुम लोगों ने कभी देखा है कॉपर का कोरोजन? तांबा जब कोरोड होता है तांबा, तो तांबे के ऊपर हरे कलर की लेयर बनती है। जब लोहे का कोरोजन होता है, तुमने देखा होगा जंग तो अपनी ब्राउन कलर की होती है, तो ब्राउन कलर की लेयर बनती है। तो अलग अलग मेटल्स में अलग अलग होता है। लेकिन रस्टिंग का मतलब क्या है? तो कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज रस्टिंग। सर हम कोरोजन को हटा कैसे सकते हैं वापस से? मैं आ रहा हूं उस पर। पहले कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करते हैं, पहले उस पर आता हूं मैं, कि कोरोजन बचाना कैसे। क्योंकि एक बार कोरोजन हो गया तो फिर आपको ऊपर वाली लेयर को हटाना पड़ता है, वरना वो नीचे भी पूरी लेयर खराब हो जाती है। तो रस्टिंग का मतलब क्या है? कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज रस्टिंग। तो आयरन का जो कोरोजन होता है उसको रस्टिंग बोलते हैं। और रस्ट आपका जनरली कौन से कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। तो आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब आयरन की वैलेंसी कितनी है? +3। दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड लिखा हुआ है, और इसको बोलते हैं अपन रस्ट। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, जैसे मान लो ये आपका आयरन का ब्लॉक है, तो जनरली आपकी रस्टिंग कहां पे चालू होती है? सरफेस पे। तो सरफेस का जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? Fe2O3। अगर तुम इसको यहां पे नहीं रोकोगे ना, तो आपकी रस्टिंग ऐसे अंदर तक पहुंचती जाएगी, और धीरे धीरे आपका जो पूरा ब्लॉक है वो खोखला हो जाएगा, पूरा ब्लॉक खत्म हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ नॉट कंट्रोल्ड रस्टिंग कैन कोरोड द एंटायर आयरन प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट एज रस्ट इज सॉफ्टेड इन आयरन। मैंने तुम्हें क्या सिखाया? जो आपका जंग होता है वो सॉफ्ट होता है, कच्चा होता है, तो आपका स्ट्रेंथ घट जाता है। तो जब रस्टिंग होती है तो आपका स्ट्रेंथ घट जाता है। ये लिखवाया, तो लिख लो अपनी कॉपी में। और इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है किसी को? जतिन भाई कोई डाउट है? मंथन भाई कोई डाउट है? प्लवित कुछ पूछना है? नो सर। अगर देखो पता तो तुम्हें पता ही है, और नहीं पता तो भी लिख दो। रस्ट आपका ब्राउन कलर का होता है, वरना बोलोगे सर आपने लिखवाया ही था, एग्जाम में आ गया। देख लो, आया समझ में? तो कोरोजन जो टर्म है ना, कोरोजन वर्ड, ये सब मेटल्स के लिए एप्लीकेबल है। हर मेटल का कोरोजन होता है। लेकिन रस्टिंग वर्ड किसके लिए एप्लीकेबल है? आयरन के लिए। तो आयरन का कोरोजन को रस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। ओके, तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में। नेक्स्ट लिखो, हाउ कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। हाउ कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। तो आप कोरोजन से कैसे बचाओगे? तो इसका पहला तरीका है, वो है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, तो अगर तुम्हें नहीं पता हो तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। सपोज करो कि ये कोटिंग आपका ऑफ आयरन है, जिंक। ये आपका आयरन है। तो अपन क्या करते हैं, इस आयरन के सरफेस पे जिंक की कोटिंग लगाते हैं। किसकी कोटिंग लगाते हैं? जिंक की। किसकी कोटिंग लगा देते हैं? जिंक की, Zn। तो अपने उदयपुर में पता है ना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, तो वहां पे जो मैक्सिमम जिंक बनता है वो आपका मैक्सिमम जिंक एक कंपनी को जाता है जो गैल्वेनाइजिंग का काम करती है ना? तो इस आयरन के ऊपर हम जिंक की कोटिंग लगाते हैं। तो होता क्या है, ये जिंक अपने आप को कुर्बान कर देता है आयरन को बचाने के लिए। तो जैसे ही तुम जिंक की कोटिंग लगाओगे
तो तुम खुद सोचो यार, जिंक भी तो मेटल है, तो आपका जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा जिंक ऑक्साइड। तो ऊपर वाला जिंक अपने आप को कुर्बान कर देगा, वो बन जाएगा जिंक ऑक्साइड, और अंदर वाला आयरन आपका बच जाएगा। आया तुम्हें समझ में? तो लिखो अपनी कॉपी में, इन गैल्वेनाइजिंग कॉमा a layer of zinc is used to prevent iron from rusting. The zinc itself converts to zinc oxide to prevent iron to form iron oxide. लिख लो। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? इन गैल्वेनाइजिंग अ लेयर ऑफ जिंक इज यूज्ड टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो एक लेयर लगाते हैं, आपका जो जिंक है बेचारा खुद कुर्बान हो जाता है। द जिंक इटसेल्फ कन्वर्ट्स टू जिंक ऑक्साइड टू प्रिवेंट आयरन टू कन्वर्ट फ्रॉम आयरन टू आयरन ऑक्साइड। तो अब लिखा टू तो प्रिवेंट सर आयरन। जब जिंक करोड़ हो जाएगा तो सर फिर आयरन वापस से उसको भी रस्ट लग जाएगी? नहीं, क्योंकि एक बार जिंक ऑक्साइड बन गया तो फिर ऊपर वाला ऑक्सीजन नीचे एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिंक ऑक्साइड बेसिकली ऐसा कंपाउंड है जिसमें जिंक और ओ के बीच में ये स्पेस बहुत कम होती है, और इस स्पेस के कारण आपका बाहर वाला O2 अंदर नहीं आ पाता। ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक बार जिंक ऑक्साइड बन गया तो फिर बाहर वाला O2 अंदर नहीं आता है, तो आपका आयरन बच जाता है। लिख लो। अच्छा, तुमने से किसको, हाँ हाँ पूछो। आयरन का कलर चेंज नहीं हो जाता फिर? नहीं, जिंक अंदर की वाला कोटिंग आयरन आपका आयरन ही रहता है। अंदर वाला आयरन आपका आयरन ही रहता है, वो आयरन ऑक्साइड नहीं बनता है। नो सर, जो सामान है जिसपे ये जिंक की कोटिंग कराई है उसका कलर तो हाँ, चेंज उसका होगा। कलर चेंज होता है, उसका कलर ऊपर चेंज हो जाता है, उसका कलर ऊपर चेंज हो जाता है। मतलब जब तुम कलर करते हो तो वो जिंक है, बाद में उसका कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा ब्राउनिश, थोड़ा ब्राउनिश बोल सकते हो, या थोड़ा विटिश कलर हो जाता है उसका। लिख लो। अच्छा, एक और तरीका क्या है मुझे बता सकते हो कि कोरोजन से बचाना है? तो एक और तरीका क्या है? लक्षिका, क्या तरीका है एक और? सर उसे ऑक्सीजन पेंटिंग और अलोइंग। एलॉइंग। तो बाय मेकिंग एलॉयस। जैसे पता है अपने घर पे जिन सब बर्तन में तुम सब्जियां खाते हो, जिन बर्तन में तुम खाना खाते हो, वो सब स्टील के। और पता है स्टील क्या है? क्या है स्टील, पता है तुम्हें? स्टील है आयरन प्लस कार्बन। तो आयरन के, अगर तो आयरन के अंदर तुम कार्बन मिला दो तो आपका स्टील बन जाता है। तो बाय मेकिंग एलॉयस। तो अपने स्टील पे जंग कम लगती है। स्टील पे सालों बाद जंग लगती है, जैसे जैसे उसके अंदर के बॉन्ड वीक होते हैं। जनरली आपके स्टील के बर्तन बहुत लंबे चलते हैं, है ना? तो बाय मेकिंग एलॉयस। लिख लो। तो दो इंपॉर्टेंट तरीके क्या है? पहला तो है गैल्वेनाइजेशन, और दूसरा है एलॉयस बनाना। कोई डाउट है इस टॉपिक में तो आप पूछ सकते हो यार। सर कलर नहीं कर सकते? हाँ, मतलब वो प्रिंटिंग वाला पार्ट क्या है, देख आजकल जो नया नया तुम्हारा नई बुक्स जहां पर रिलीज हुई है वहां पे प्रिंटिंग वर्ड हटा दिया है। उस प्रिंटिंग का कोई मतलब नहीं है। वो प्रिंटिंग का मतलब तुम समझ रहे हो, ऊपर वो बाजार में लेकर आता है ना, उससे प्रिंट करे, उससे क्या गैल्वेनाइजेशन। लिख लो तुम तीसरा एक और पॉइंट, बाय प्रिंटिंग। और किसका प्रिंट? लेकर का करते हैं। लिख लो एक और टॉपिक, लिखो बाय प्रिंटिंग। वैसे तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनसे क्वेश्चन आते हैं जनरली। पर लिख दो बाय प्रिंटिंग, लिख लो। प्रिंटिंग मतलब ऊपर प्रिंट कर देते हैं, आप ऊपर कलर कर देते हो, उससे क्या बचेगा तुम खुद सोचो यार। तो दो इंपॉर्टेंट तरीके ये हैं, गैल्वेनाइजेशन, बाय मेकिंग एलॉय, तीसरा बाय प्रिंटिंग लिख दो। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। तो तुम्हें समझ में आया कि जिंक अपने आप को कुर्बान करके किसको बचाता है? आयरन को बचाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? गैल्वेनाइजेशन। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। नो सर। अच्छा, और लास्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रेंसिडिटी। तो इसका मतलब क्या होता है देखो, लिखो अपनी कॉपी में,
oxidation of food particles is called as rancidity. जैसे तुमने कभी देखा है, कभी आप जैसे मान लो चिप्स है या कभी जैसे बिस्किट है, आप उसको बहुत दिन खुले में छोड़ो तो उसमें से एक बदबू सी आने लगती है, या फिर उसके ऊपर है ना एक फंगई टाइप डेवलप हो जाता है कभी कभी, है ना, ऐसे बहुत चीजें हो जाती हैं. तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, इज कॉल्ड एज रस्टिंग. तो जनरली अपन जो फूड खाते हैं, अपन जो खाना खाते हैं, जनरली उसमें मैक्सिमम परसेंटेज किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का होता है. अपन जो खाना खाते हैं ना, अपन जो भी कुछ खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन सब कुछ होते हैं, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का. तो अपन आगे जाके पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. तो अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये आपके बनाते हैं फैट मॉलिक्यूल्स. क्या बनाते हैं? फैट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. फैट मतलब चर्बी, और इसकी एक अजीब सी गंध आती है. इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रस्टिंग. तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज रस्टिंग. क्या? रेंसिडिटी, सॉरी, रेंसिडिटी. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी. तो रेंसिडिटी का मतलब क्या है कि आपका जो फूड पार्टिकल है, तो फूड पार्टिकल में मैक्सिमम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट. तुम कभी भी जैसे बाजार से कुछ भी खरीदो, उसके पीछे लिखा होता है न्यूट्रिएंट वैल्यू, उसमें देखना कार्बोहाइड्रेट्स का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है. तो अगर आपके कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं फैट मॉलिक्यूल्स, मतलब चर्बी. ये अपन आगे पढ़ेंगे चर्बी का भी फॉर्मूला. तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रेंसिडिटी. इसको बोलते हैं खाने का रेंसिड हो जाना. रेंसिड मतलब अजीब सी गंध आती है उसमें से. लिख लो अपनी कॉपी में. हाँ, कोई डाउट है तो पूछो इसमें. सर हाउ कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड में थर्ड पार्ट प्रिंटिंग था या पेंटिंग था? भाई प्रिंटिंग पेंटिंग कुछ भी लिख लो. कई जगह देखो प्रिंटिंग में, प्रिंटिंग वर्ड में क्या होता है, जनरली क्या होता है, अपन आयरन के ब्लॉक्स बना के ऑफसेट प्रिंटिंग पे देते हैं बचाने के लिए. तुम्हें प्रिंटिंग लिखवा दो या पेंटिंग लिखवा दो, बात एक ही है. उसके ऊपर आपको कुछ छापना है, मतलब बात यह है. सर पेंटिंग भी होता है? अरे वही बात एक ही है रे. मतलब होता क्या है कि आयरन का ब्लॉक होता है और यहाँ पे ऐसा है कि ना एक तुम्हारा वो ब्लोवर होता है, तो इस ब्लोवर से आपका कलर निकलता है, इसके ऊपर फैल जाता है. तो मैं प्रिंटिंग भी बोल सकते, पेंटिंग भी बोल सकते, बात तो एक ही है. पेंट कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो. जनरली प्रिंट वर्ड मैं बोलता हूँ तुम्हारे दिमाग में मशीन आती है, ओ प्रिंट हो रहा है. पेंट वर्ड बोलता हूँ तुम्हारे दिमाग में हाथ आता है, अच्छा हाथ से कर रहे हो. बात मतलब दोनों का एक ही है कि आप उसके ऊपर कलर कर रहे हो. पर सर जब कलर खराब हो जाएगा तो कोरोड हो जाएगा. वही तो बोल रहा हूँ ना, मत ही लिखो उस पॉइंट को, पर बात तुम लिख लो, हमारी बुक में लिखा हुआ है इसलिए. पहले दो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ही पूछेगा कोई, तुम्हें पूछेगा तो. अच्छा, अब इसको प्रिवेंट कैसे करते देखो. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड इन मेनी वेज. बहुत तरीके हैं यार, और दो कॉमन तरीके हम बता रहे हैं यहाँ पे. पहला है स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर. तो भाई आप उसको ऑक्सीजन के टच में आने ही मत दो, आप उसको एयर टाइट कंटेनर में रखो. तो जब ऑक्सीजन के टच में आएगा ही नहीं तो ऑक्सीजन होगा कहाँ से? तो बाय डूइंग सो द ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन बिकम लिमिटेड, हेंस ऑक्सीडेशन कैन बी प्रिवेंटेड. लिख लो, ये हो गया. सर जो हमारी कार्स होती है वो भी आयरन की बनी होती है, तो उस पे भी मतलब कुछ किया होता है जिससे उसको जंग नहीं लगता है? देख, पहले तो जो कार होती है वो आयरन प्लस एल्यूमिनियम प्लस टिटेनियम प्लस निकल, इन सब के एलॉयज का बनता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर. उसके ऊपर फिर तुम्हारा गैल्वेनाइजिंग होता है, उसके ऊपर फिर तुम पेंट भी कराते हो. तो उसके ऊपर तो दो लेयर्स है बचाने के लिए. खाली आयरन की कार बनाओगे तो बेटा कार चलेगी नहीं, इतनी भारी हो जाएगी. तो चीजों को हल, जैसे प्लेन है तो प्लेन भी किसका बनता है? प्लेन बेसिकली टिटेनियम और टाइटेनियम और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम. है ना. तो ये सब अपन एलॉयज यूज करते हैं. प्योर आयरन तो बेटा बहुत कच्चा होता है. प्योर आयरन तो यार आपका कच्चा होता है यार, बहुत कच्चा होता है. ठीक है. दूसरा है, देखो पहला पॉइंट लिखना, दूसरा लिखना इनर्ट गैसेस. यूजिंग इनर्ट गैसेस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन. तुमने कभी देखा है अपन चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो अपन बोलते हैं चिप्स के पैकेट में हवा भरी है. हवा, हवा वर्ड गलत है, क्योंकि हवा मतलब एयर होता है. एयर में तो आपका नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है. नहीं, चिप्स के पैकेट के अंदर खाली नाइट्रोजन गैस होती है, N2. चिप्स के पैकेट के अंदर क्या होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है, N2. तो यूजिंग इनर्ट गैसेस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन. लिख लो. तो या तो ऑक्सीडेशन से बचाने का पहला तरीका तो क्या है? एयर टाइट कंटेनर में रख दो. दूसरा क्या है? इनर्ट गैसेस यूज करो जैसे नाइट्रोजन है. और तीसरा तरीका क्या है? एंटी ऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं. तो तुम खाली यहीं तक लिखना.
कि एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन। है ना? तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? अगर मान लो आपका गलती से कोई ऑक्सीजन आ भी गया, तो वो ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट करने से पहले आपके एंटीऑक्सीडेंट से रिएक्ट कर जाएगा, तो उसको वहां तक पहुंचने नहीं देगा। और जनरली आपके विटामिन सी और विटामिन ई मिलाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट के नाम पे। लिख लो। तो ये है आपका रेंसिडिटी क्या होता है और उसको बचाते कैसे हैं। और कुछ पूछना है तो पूछो यार। सर अगर आयरन पे एक बार रस्टिंग लग गई तो उसे वापस रिकवर कैसे करेंगे? एलॉय बना के। या देख, आयरन पे रस्टिंग लग गई, आयरन को वापस लेके जाओ तो स्मेल्टर में, स्मेल्टर में उस आयरन को मेल्ट करो, तो आयरन को जैसे ही मेल्ट करके वापस सॉलिडिफाई करोगे, वो आपका प्योर आयरन बन जाएगा। क्योंकि उस आयरन को जब आप मेल्ट करोगे ना, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, तो वो जो ऑक्सीजन है वो O2 बन के निकल जाएगा, तो खाली आपका आयरन बन जाएगा। उसको वापस सॉलिडिफाई करो, वापस आपका आयरन बन गया। तो तुम कभी पढ़ना, इंडिया में बहुत सारी कंपनियां पता है यही काम करती है। जो पुराने शिप सड़ जाते हैं ना, जो पुराने कंटेनर, तो सूरत, बड़ौदा, गुजरात के आसपास ऐसी बहुत जगह जहाँ पे ये उस शिप को लेके आते हैं सस्ते भाव में, उसको पिघालते हैं, उसका आयरन बना के बाजार में बेच देते हैं। तुम्हें क्या लगता है, तो भंगार वाला आता है घर में, क्या करता होगा तुम्हारे भंगार का? ये सब स्मेल्टर में जाता है, मेल्ट होता है वहां पे। लिख लो। सर बहुत से ऐसे चिप्स के पैकेट होते हैं जिनमें हवा होती नहीं है, तो उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं। हवा नहीं होता, हवा निकल गई, हवा निकल गई मतलब छेद है, छेद है। जैसे वो बॉक्स में नहीं आते, जैसे वो प्रिंगल्स। हाँ, प्रिंगल्स वाले में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो मत खाओ प्रिंगल्स, प्रिंगल्स उसमें बहुत गंदा एंटीऑक्सीडेंट होता है। ओके सर। हाँ, प्रिंगल्स में सर अगर करेक्ट। छेद हो जाए तो वो खराब हो जाएंगे चिप्स। छेद है तो खराब हो गया ना यार, वो तो ऑक्सीजन घुस गई अंदर, फिर वैसे चीमे बोलते हैं, चीमा चीमा हो गया, वो चीमा चीमा मतलब रेंसिटी होता है वो। ओके यार।